हेलो स्टूडेंट्स। साइंस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में प्रश्न संख्या 27 से 33 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 3-3 अंकों के हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। खंड ग सेक्शन सी जो आपका है पेपर में, वो आपके लिए मैं इसका समाधान लेकर आया हूँ। मार्किंग स्कीम जैसे पार्ट 2 में थी उसी प्रकार से 3 में भी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं और कैसे आपको मार्क्स अधिक से अधिक मिल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न इसमें पढ़ रहा हूँ, 27वां प्रश्न जो आपका है, परिनालिका किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परिनालिका से संबंधित प्रश्न आता है। कोई परिनालिका चुंबक की भांति कब व्यवहार करती है। किसी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न को आरेखित कीजिए, डायग्राम बनाना है और चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं भी अंकित कीजिए। इसमें दिशा भी होनी चाहिए, चुंबक क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में बनी हुई है। तो परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, ये परिनालिका आपको पता है। इस प्रकार से परिनालिका, ये परिनालिका होती है। इसमें चुंबक की भांति ये परिनालिका कब व्यवहार करती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबक की भांति कार्य नहीं करती। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबक की भांति कार्य करने लग जाती है। एक एक अंकों के हैं ये। फिर इसमें पूछा गया है कि आपसे आरेखित करना है, आपको पैटर्न बनाना है। तो डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम जो दिया गया है इसमें आपको ये तीर के निशान दिखाई दे रहे होंगे। ये तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जरूर आपको बनाने हैं, नहीं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है, यदि धारा यानी विद्युत धारा और क्षेत्र रेखाओं की दिशा चिन्हित नहीं है तो आधा अंक काटा जाए। तो फिर आपको यहाँ पर आधा ही मिलेगा अगर आपने यहाँ पर तीर के निशान नहीं लगाए तो। ध्यान रखना, आपको प्रकाश वाले चैप्टर में और विद्युत वाले चैप्टर में आपको तीर के निशान जरूर लगाने हैं। दिशा जरूर बतानी है उनकी, किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में चुंबक क्षेत्र रेखाएं जा रही है। तो ये डायग्राम आप बना देंगे। प्रश्न अगला है 28वां प्रश्न, अम्लों और क्षारकों में कौन सा गुण उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो दोनों में। उदाहरण देकर आपको समझाना है। पहले इसी का आंसर भी देख लेते हैं, उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर है, पानी में मिलाई जाने पर अम्ल H+ आयन प्रदान करते हैं और क्षारक OH- आयन प्रदान करते हैं। यानी दोनों में इनमें आयन होते हैं और ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। HCl + H2O अभिक्रिया से H3O+ Cl- का नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये एक अंक का आपका आंसर है। इसका दूसरा पार्ट देखें, जिप्सम से प्राप्त होने वाले किसी यौगिक में यह गुण है कि वह पानी मिलाए जाने पर कठोर हो जाता है। इस यौगिक को पहचानिए, इसका सूत्र लिखिए। यह यौगिक किस प्रकार बनाया जाता है। इसका वर्णन केवल रासायनिक समीकरण के द्वारा, आपको इसके बारे में लिखना नहीं है, इसका केवल आपको रासायनिक समीकरण बनाना है। तो 3 प्रश्न पूछ लिए गए इसमें भी 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, दूसरे वाले में भी। ठीक है, यौगिक को पहचानना है, सूत्र लिखना है और इसकी अभिक्रिया लिखनी है। देखिए, प्लास्टोपेरिस है या इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल सकते हैं, आधा अंक का है। इसका सूत्र जो है वो है CSO4 ½ H2O, आधा अंक का है। अब इसे प्राप्त करने का जो सूत्र है, ठीक है, या अभिक्रिया है, वो यहाँ पर दी गई है, एक अंक की है। CSO4 2H2O, इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब ये क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाएगा। CSO4 ½ H2O + 1/2 H2O, एक अंक का ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी 3 पार्ट दे दिए गए आपके। बहुत ध्यान से आपको करना है, प्रत्येक पार्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो अंक आपको पूरे नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे कि हमने तो क्वेश्चन किया था लेकिन पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको एक एक पार्ट जो है वो पूरा सोल्व करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसी का अथवा है, दंत इनेमिल का रासायनिक नाम और उसका आणविक सूत्र आपको लिखना है। और दूसरा है, ये किस प्रकार संक्षारित हो जाता है, इन दांत जो हैं वो किस प्रकार से संक्षारित होते हैं, इसे रोकने का क्या उपाय है वो हमें बताने हैं। देखिए, बी का पहला था दंत इनेमिल का रासायनिक नाम और इसका आणविक सूत्र। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। और इसका सूत्र जो है वो है ब्रैकेट CO3 ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट बंद 2 ब्रैकेट बंद। अब ये संक्षारित किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इससे सुरक्षा की जा सकती है उसके बारे में दे रखा है। दंत क्षय जो है, बैक्टीरिया भोजन पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है और दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। तो हमारे मुंह का जो pH है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसे कैसे रोका जा सकता है, जिसे क्षारकीय दंत मंजन का नियमित उपयोग कर या भोजन के बाद मुंह साफ करके इसको रोका जा सकता है। बहुत सारे आप टूथपेस्ट के ऐसे ऐड देखते हैं जिसमें आता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो इसी के लिए होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी आहार श्रृंखला में स्वपोषी सौर ऊर्जा के पहला प्रश्न पूछा गया है, कितने प्रतिशत भाग को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और दूसरा पूछा गया है इसमें स्वपोषी कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले स्तर को उपलब्ध कराते हैं। तो अगले स्तर को उपलब्ध कराते हैं, ये तो 10% का नियम आपका है, ठीक है। और कितने प्रतिशत भाग को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं, तो मात्र 1% भाग को ये खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं, और अगले स्तर पर 10% ऊर्जा का नियम आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद में बी पूछा गया इसमें, पोषी स्तर किसे कहते हैं। इसमें भी देखो क्वेश्चन और तोड़ के दे दिया, पोषी स्तर किसे कहते हैं, पहले आपको इसकी परिभाषा बतानी है। फिर पूछा गया है, किसी पारितंत्र में विभिन्न आहार श्रृंखलाएं 4 अथवा 5 पोषी स्तरों से अधिक क्यों नहीं होती, कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर बी का देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर जहां ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक पोषी स्तर बनता है, तो ये तो पोषी स्तर की आपकी परिभाषा हो गई 1 अंक की। उसके बाद में है कि आहार श्रृंखला 4 या 5 पोषी स्तरों तक की क्यों होती है। जैसे जैसे हम आहार श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, और 4 पोषी स्तरों के बाद बहुत कम प्रयोग करने योग्य ऊर्जा बचती है, इसलिए इससे ज्यादा जो है वो पोषी स्तर नहीं पाए जाते। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 30वां प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के परिवहन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका हृदय जो है वो 4 कोष्ठकीय होता है। हृदय जो आपका है वो 4 कोष्ठकीय होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फुफ्फुस, यहाँ जो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस यहाँ से जो है वो क्या आती है, ऑक्सीजनित रुधिर कहाँ आता है, सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। ये बायां आलिंद है, सबसे पहले बायां आलिंद, ठीक है। उसके बाद में जब बायां आलिंद क्या होता है, संकुचित होता है, तो रुधिर बाएं नीले में पहुंच जाता है। ये नीले है, नीले जो है वो नीचे होते हैं, आलिंद ऊपर होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, नीले से नीचे और आलिंद से ऊपर। तो नीले में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब बाएं नीले संकुचित होता है तब ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में पंपित कर दिया जाता है। जब ये संकुचित होता है तो पूरे शरीर में जो है इसको भेज दिया जाता है ऑक्सीजनित। अब आप कहेंगे कि सर ये तो वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं जिसके कारण ये वापस ऊपर नहीं जाता, आलिंद में ऊपर नहीं जा सकता। तो ये प्रेशर के साथ इसमें आता है, और ये होती है महाधमनी जिसमें प्रेशर के साथ आता है, पूरे शरीर में ये जाता है। उसके बाद में पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन को काम में ले लिया गया, तब भोजन के विखंडन से विऑक्सीजनित या कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त जो है उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, उसको दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है, दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। दाएं आलिंद जब संकुचित होता है तो ये नीले में आ जाता है, दाएं नीले में प्रवेश करता है। यहां से जो है ये कहां पर जाता है, वापस फेफड़ों के पास जाता है, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको ये शोषण के द्वारा बाहर निकल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से ऑक्सीजन समृद्ध वापस रक्त इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वाल्व लगे होते हैं, इसमें भी वापस नहीं जाता रक्त ऊपर की ओर, नीले से आलिंद में नहीं जाता, आलिंद से नीले में ही आता है। तो यहाँ से जो है CO2 समृद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो है वो रुधिर यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ से CO2 समृद्ध जो वायु है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस 6 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर आधे आधे नंबर के। बहुत अच्छे से आपको हृदय की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई व्यक्ति दूरस्थ दीवार पर चिपके पोस्टर को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर की दीवार पर चिपके पोस्टर को नहीं देख पाता, परंतु दीवार से लगभग 2 मीटर की दूरी पर खड़े होकर वह उसे स्पष्ट देख लेता है, यानी पास में जाता है तो देख लेता है, लेकिन दूर से दिखाई नहीं दे रहा। तो इतना प्रश्न को पढ़ते ही आपको यह पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा दृष्टि दोष है। तो दृष्टि दोष है इसमें निकट दृष्टि दोष। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखना आपने। ए पूछा है, उस स्थिति में नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए जिसमें वह दीवार से काफी दूर है, यानी जो आंख उसकी खराब हो गई, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो वाला आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें जो है ये जो बिंदु यहाँ पर था, ठीक है, जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता इमेज वो बनने लगी यहाँ पर, तो जो बिंदु था वो निकट आ गया, ठीक है, तो निकट का दोष हो गया। अगर ये बिंदु निकट आ गया मतलब ये निकट का दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इसके बाद में बी में पूछा गया है, उस दृष्टि दोष के 2 संभावित कारणों की आपको सूची बनानी है। 2 संभावित कारण बताना है। तो अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, 2 इसके कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में सी पूछा गया, उपयुक्त लेंस के उपयोग द्वारा इस दोष के संशोधन को दर्शाने के लिए किरण आरेख आपको बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो लेंस का ध्यान रखना है कि कौन सा लेंस यूज होना है इसमें, और उसके बाद में डायग्राम। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है, ध्यान रखना आपको। अवतल लेंस का आपको पता है किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, ठीक है। तो ये अवतल लेंस यहाँ पर आपने लगा दिया, और उसके बाद में जो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, अब वो वापस अपनी जगह पर चला गया है। देखिए यहाँ पर जो
इस जगह था वो अब यहाँ इस संशोधित में यहाँ पर आ गया है, इसलिए आंक सही हो गई है। ये 1 नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, इस प्रकार से पूरा प्रश्न जो है वो आपका 3 अंकों का हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 32वां प्रश्न है। 32वें का ए है, भयानक परिस्थितियों में मानवों में स्त्रावित होने वाले हार्मोन और उसे स्त्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखना है। हार्मोन का नाम भी लिखना है और वो हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है उस ग्रंथि का भी नाम लिखना है। जब ये हार्मोन हमारे शरीर में स्त्रावित होता है तो हमारे शरीर में होने वाली 2 अनुक्रियाओं की सूची आपको बनानी है। देखिए अधिवक्र ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो भयानक जब भी परिस्थितियां होती हैं तब एड्रेनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है और ये कहाँ से होता है? अधिवक्र से होता है। ये वक्र के ऊपरी भाग में अधिवक्र पाया जाता है, एड्रेनल, वहां से ये स्त्रावित होता है। क्या क्या अनुक्रियाएं इस समय होती हैं? तो अनुक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। क्या क्या होता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। श्वसन दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र और त्वचा को रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और मांसपेशियों में रुधिर की आपूर्ति बढ़ जाती है। इनमें से आपको कोई 2 लिखने हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप कोई 2 लिख सकते हैं, 1-1 अंक के 2 हैं और यहाँ पर इनके नाम आप लिखोगे हार्मोन का और ग्रंथि का, तो ये आधे आधे अंक के। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका 3 अंक का है। इसमें अथवा दिया गया है, अथवा को भी देखते हैं। अथवा दिया गया है इसमें नीचे दिए गए आरेख में, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है इसमें से प्रश्न पूछा गया है। अंकित भागों ए बी सी के नाम लिखने हैं आपको। ए बी और सी कौन कौन से हैं इनके नाम लिखने हैं। ए और सी के कार्य बताने हैं, ए और सी के आपको कार्य बताने हैं। और जंतु में प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ है, इसका क्या कारण है? 3 प्रश्न आपको दे दिए यहाँ पर। तो ए बी सी का नाम, ए बी सी का नाम आप देखो। ए संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ए जो है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका है। बी जो है, बी वो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है। और सी जो है ये क्या है? आपकी कार्यकर अंग या पेशी। पेशियां जो है जो कि सूचना मिलने पर तुरंत हाथ को हटा लेने का काम जो करते हैं वो है कार्यकर अंग। फिर पूछा गया था इसमें ए और सी के कार्य। ए जो है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ये आवेग को ग्राही से मेरुरज्जु तक ले जाने का काम करती है। और सी जो है वो कौन है? कार्यकर अंग। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने का काम करता है। जैसे ही हमने किसी गर्म वस्तु को छू लिया तो हम तुरंत हाथ हटा देते हैं, वो जो काम करता है वो कौन करता है? कार्यकर अंग करता है। इसके बाद में पूछा गया था कि जंतु में प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ है, इसका क्या कारण है? तो जंतु में प्रतिवर्ती चाप विकसित होने का कारण कि मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया पर्याप्त तीव्र नहीं है। वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में यानी बहुत अच्छे से काम करता है प्रतिवर्ती चाप, इसलिए ये जंतु में विकसित हुआ है। तो यहाँ पर आप इनमें भी अंक देख सकते हैं, सभी आधे आधे अंक हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका 3 अंकों का है। इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है 33वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकरण में होने वाले रंग परिवर्तन और उसके होने के कारण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, रंग का परिवर्तन और होने का कारण। पहला दे रखा है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है, यानी अगर सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाता है, तो इसमें ये क्या हो जाता है? श्वेत से धूसर हो जाता है और एजी यानी सिल्वर बनने से श्वेत से धूसर हो जाता है। तो ये दोनों आधे आधे अंक हैं। बी पूछा गया है फेरस सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा जब डुबोया जाता है तो क्या होता है? उसका भी आपको रंग परिवर्तन और ये बताना है। तो रंग परिवर्तन क्या होता है? जब ये ZnSO4 जो बनता है वो रंगहीन बनता है। कैसा बनता है? रंगहीन बनता है। तो जो पीला हरा FeSO4 का जो रंग था वो रंगहीन हो जाता है और ये ZnSO4 बन जाता है, क्योंकि इसमें Zn जो है वो ज्यादा विक्रियाशील है और ये किसको? Fe को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर ये। फिर तीसरा इसमें सी जो है वो पूछा गया कॉपर के चूर्ण को अत्यधिक जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो कॉपर भूरा जो होता है वो उपचयित होकर कॉपर ऑक्साइड जो कि काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आधे आधे नंबर के। इस प्रकार से ये भी 3 अंकों का आपका प्रश्न होता है। तो आपका इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। 33 प्रश्न तक आपको मैंने इसमें करवा दिया है। अगले पार्ट दोनों जल्दी आ जाएंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो ये जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। बहुत ध्यान से आपको अच्छे से ये पढ़ना है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं इसके अगले पार्ट आपके कमेंट्स को देख के जल्दी बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।